करेंगे यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे। देखिए बहुत चर्चा होती है कि यहाँ पे अब रचिन रविंद्र आ चुके हैं कि आप उनको कंसीडर करेंगे टॉप 3 में या फिर ओपनर के तौर पर। नहीं, मुझे नहीं लगता भैया, गायकवाड़ और कॉनवे ने इतना बेहतर किया है, आप यहां पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तस्वीर है, मेरी महामजबूत 11 में रहेंगे। और नंबर 3 पर आएंगे अजिंक्य रहाणे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं हाल फिलहाल में, और उन्होंने बोला कि देखिए हम ना रचिन रविंद्र को नंबर 3 पर देखते हैं श्रेयस रैना के रिप्लेसमेंट के तौर पर। सो काफी लोगों का ये मानना आ गया कि भैया नहीं, रचिन रविंद्र तो फिर नंबर 3 पर खेलेंगे, ऐसा है नहीं। देखिए उन्होंने बोला कि हम उस पोजीशन पर उनको देखते हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि अजिंक्य रहाणे जिन्होंने पिछले सीजन इतना अच्छा किया, आप उनको बोलोगे कि नहीं भैया हम तो आपको ड्रॉप करेंगे क्योंकि हम रचिन रविंद्र को खिलाना चाहते हैं। दिस इज बेसलेस, और आपका फॉरेन स्लॉट भी यहां पे वो एक्चुअली में बर्बाद जाएगा। सो फॉर एनी रियलिस्टिक रीजन जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने बस ऐसे ही मतलब थोड़ा सा रचिन रविंद्र को उत्साहवर्धन के लिए वो स्टेटमेंट दिया है। इन रियलिटी अजिंक्य रहाणे डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में। हाँ, फॉर्म नहीं रहती है तो आप बैकअप प्लान्स की तरफ जा सकते हो, आप मोइन अली और बहुत तमाम नामों की तरफ देखोगे, लेकिन अभी के लिए मेरी समझ से यहां पे कोई डाउट नहीं है भैया, गायकवाड़, कॉनवे और रहाणे शुड बी सीएसके टॉप 3 अगर आप इनकी महामजबूत 11 को तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद नंबर 4 पर अब आएंगे यहां पर डैरेल मिशेल। जी हां भैया, डैरेल मिशेल की साइनिंग हुई है बेन स्टोक्स की जगह आप कह सकते हैं, पर बहुत बड़े रोल के साथ। नंबर 4 पर स्पिन हिटर, स्पिन बैशर, और उसके साथ साथ मुकाबले को थोड़ा सा फिनिश के दरमियान भी ले जाने का इनका प्रयास रहेगा। तो इनका रोल बहुत ज्यादा होगा टीम में। लेकिन डैरेल मिशेल आने का मतलब यह भी है कि मोइन अली की छुट्टी हो जाएगी। मोइन अली मतलब स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नंबर 5 पर आप शिवम दुबे को तो जरूर देखते हो। वंस अगेन अनदर स्पिन हिटर जो कहीं ना कहीं आपके लिए वो गेम फिनिश करने की एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो मुझे लगता है डैरेल मिशेल और शिवम दुबे की जोड़ी ना इतनी खतरनाक होगी कि स्पिनर्स का तो भैया तौबा तौबा हो जाएगा सीएसके के सामने, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अगर ये खिलाड़ी अपनी वही बेहतरीन फॉर्म को मतलब फिर से कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद मैं रविंद्र जडेजा को एक्सपेक्ट कर रहा हूं भैया एज अ फिनिशर रोल पर, क्योंकि अब देखा ना हमने क्या किया उन्होंने भैया सीएसके फाइनल गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, सभी लोगों को याद है, फास्ट बॉलर को ही मारा था भैया, छक्के चौके मार के मुकाबला जिताया। अंडर प्रेशर ये काम कर सकते हैं, सीएसके के लिए और अच्छे से करते हैं। तो रविंद्र जडेजा रहेंगे। उसके बाद मैं एमएस धोनी को देखता हूं, विकेट कीपर कप्तान, वंस अगेन अब फिनिशर, अब प्रॉपर हेलीकॉप्टर वाले फिनिशर। और उसके बाद अब शार्दुल ठाकुर के आने की वजह से इनकी जगह स्टार्टिंग 11 में बनती है। देखिए अगर ये नहीं होते तो फिर आप बहुत सारे नामों की तरफ देखते, आप मिचेल सैंडनर को भी ले आते, पर एक्चुअली में ना शार्दुल ठाकुर के आने की वजह से सिर्फ यहां पर ऑलराउंडर की प्लेस नहीं जा रही है, बल्कि मुझे लगता है एक जो प्रीमियर पेसर आप तुषार देशपांडे को अपनी स्टार्टिंग 11 में रखते थे, जिन्होंने बहुत इंप्रोवाइज भी खुद को किया है हाल फिलहाल में, एक्चुअली में उनकी प्लेस भी यहां पर खतरे में चली जाती है। क्योंकि अब जब शार्दुल ठाकुर आते हैं, उन पर बहुत भरोसा है, इनके गोल्डन नाम है, फिर आपको लोअर डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी करके देते हैं, जिसको एमएस धोनी खासा पसंद भी करते हैं। और शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, दीपक चहर के साथ स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद मैं देखता हूं महेश थिकशाना को। क्यों मैं महेश थिकशाना को प्लेइंग 11 में जरूर देख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि अगर आप मोइन अली को भी नहीं खिला रहे हो ना, तो ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो लेफ्ट हैंडर से गेंद को थोड़ा सा दूर लेकर जाएंगे, और उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको हर टीम के अगेंस्ट एक मैचअप में जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि महेश थिकशाना से ये टीम डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी निकलवाती है, वो लास्ट के ओवर्स में भी इनको गेंदबाजी दी जाती है, इनका रोल थोड़ा सा बड़ा रहता है सीएसके के खेमे में। सो आई थिंक कि महेश थिकशाना इनकी अगर मोइन अली यहां पर नहीं खेल रहे हो, और उसके बाद अब मथुरा पतिराना तो जरूर खेलेंगे, जिसका बैकअप आपने मुस्तफिजुर रहमान रखा है, तो पतिराना खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलते हैं, चोटिल रहते हैं, फॉर्म नहीं रहती है, तो फिर आपको मुस्तफिजुर रहमान देखने को मिलेंगे। और ये है दोस्तों सीएसके टीम की महामजबूत प्लेइंग 11 आईपीएल 2024 के लिए। मुझे रचिन रविंद्र की जगह नहीं नजर आ रही है। और आप सोच रहे होंगे यहां पे समीर रिजवी क्या है, तो समीर रिजवी अब आ सकते हैं दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। जी हां दोस्तों, यही मेरा मानना है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा गेंदबाज, मतलब गेंदबाज की आपको जरूरत है, तो आप तुषार देशपांडे, वही जिनकी स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं बन रही है, उनको आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, या फिर मुकेश चौधरी को देख सकते हो। लेकिन चौधरी साहब ने हाल फिलहाल में उतना खेला नहीं है, और आईपीएल में भी नहीं खेले, थोड़ा सा इंजरी एंड ऑल के साथ सफर करते रहे। और तुषार ने काफी खुद को इंप्रोवाइज किया, मुझे लगता है तुषार देशपांडे उनसे आगे निकलेंगे। और उसके बाद अगर आप बैटर देख रहे हो एज अ फिनिशर, आप देख रहे हो वो थोड़ा सा जो पेस को अच्छे से हिट करे, बड़े बड़े छक्के लगा सके। हालांकि आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी वहां पर ऑलरेडी है, पर आप देखना चाहते हो बैटिंग कोलैप्स होता है, तो समीर रिजवी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं। और ये कंप्लीटली बेहतरीन जो है लाइनअप है सीएसके टीम का, हर एक कंडीशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए। मिचेल सैंडनर को मैं ड्राफ्ट इन करना चाहता हूं, पर वही बात है, जगह नहीं बन पाती है। और रचिन रविंद्र के साथ भी मुझे वही चीजें नजर आती है, थोड़ा सा पीछे वो छूटते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये है महामजबूत प्लेइंग 11 सीएसके के सभी फैंस के लिए। आपकी 11 क्या है, आप क्या किसको और देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, बात करें यहां पर दूसरी टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आरसीबी टीम के साथ, और सारी गणित आप समझेंगे। इंपैक्ट प्लेयर को ध्यान में रखते हुए इनके स्क्वाड को, खिलाड़ियों को किस तरीके से खरीदा और किस तरीके से कंडीशंस रहेंगी, इन सभी चीजें के समावेश
दिनेश के साथ इनकी प्लेइंग 11 कैसे बन रही है ये आप जानने वाले हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं ओपनर्स के साथ। अब आप लोगों को पता है कि इस टीम के पास ओपनिंग में जो विकल्प है वो काफी सेटल्ड आपको नजर आते हैं। काफी लोग चर्चा करते हैं कि कैमरॉन ग्रीन को ओपन करना चाहिए, बात होती है कि विल जैक्स का भी तो विकल्प है, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली तो है ही, लेकिन ओपन करेगा कौन? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ऑनेस्टली तो कैमरॉन ग्रीन जैसे पोटेंशियल को आप टॉप ऑर्डर में रखना चाहते हैं, पर मैनेजमेंट जब खुद कह रहा है कि नहीं भैया हम तो नंबर 5 पर एज अ फिनिशर देख रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती, फिर तो कोई डिबेट रहती नहीं है कि वो आपको मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सर के तौर पर नजर आएंगे। तो मेरी समझ से फिर यहां पे चीजें बहुत ही क्लियर है। फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में तो कंफर्म्ड है, श्योर शॉट है, ओपन करते नजर आते हैं, जिसका मतलब है फाफ डु प्लेसिस कप्तान विराट कोहली के साथ अपनी जोड़ी बनाएंगे और सलामी बल्लेबाज के तौर पर एज इट इज आने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद जब बात आती है नंबर 3 पोजीशन की, वंस अगेन नाम आता है कि यार कैमरॉन ग्रीन कहां इसके नीचे लेकर जाओगे, खिला लो, हम सभी कह रहे थे, पर वंस अगेन जब मैनेजमेंट कह रहा है नहीं खिलाएंगे भाई, हमारा मन नहीं खिलाएंगे, तो फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए नंबर 3 पर फिर भैया रजत पाटीदार श्योर शॉट आ जाते हैं। वापसी हो रही है इनकी, पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे, पोटेंशियल प्लेयर है, बड़ा नाम है और आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े काम करते हैं इस टीम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जिस कैलिबर में इसके पहले परफॉर्म कर रहे थे, अब इस साल 2024 में भी वही करिश्मा वही कारनामा इस टीम के लिए करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर मैं ग्लेन मैक्सवेल को एज इट इज देखता हूं। देखिए बेहतरीन फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ कहते हैं ना वो फॉर्म ऑफ लाइफ जो होता है, कुछ वैसा उनका चल रहा है और बहुत अच्छे हिट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गेंद कनेक्ट हो रही है। मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा खेलने दीजिए, स्पिनर्स को हिट करने दीजिए, नंबर 4 पर खेलने दीजिए। मेरी समझ से तो अगर आप ये सोचते हो कि कैमरॉन ग्रीन टॉप 3 में नहीं खेलेंगे और हम नंबर 4 पर रख के मैक्सवेल को नीचे धकेल देंगे, ये तो मत करना, फिर आप सच बात है नंबर 5 पर ही खिला लो जहां पर आप कह रहे हो। और इसीलिए भैया नंबर 5 पर मैं आरसीबी के लाइनअप में कैमरॉन ग्रीन को देखता हूं। और इसीलिए दोस्तों नंबर 5 तक जब आप देखते हैं ना, तो इस टीम में ज्यादा कोई डिबेट है नहीं, मुझे लगता है चीजें काफी सेटल्ड है। अब कैमरॉन ग्रीन नंबर 5 पर इस नए रोल में नई भूमिका कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे, वो एक अलग डिस्कशन और डिबेट का टॉपिक है, लेकिन वो हमारा टॉपिक है ही नहीं। हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनानी है, टीम को ध्यान में रख के, मैनेजमेंट की सोच को ध्यान में रख के, कंडीशंस एंड ऑल, खिलाड़ियों को सबको ध्यान में रख के। तो मुझे लगता है कि यहां तक चीजें बहुत ही सेटल नजर आ रही हैं और यही 11 होगी स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें कोई बदलाव होगा भी नहीं। जब इसके बाद अब बात आती है नंबर 6 पोजीशन को लेकर, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके जहन में सवाल आते हैं, क्योंकि देखिए अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है, विकेट कीपिंग पोजीशन के लिए ये खिलाड़ी फाइट करेंगे। पर आपको क्या ये पता है कि हाल फिलहाल में अनुज रावत की फॉर्म रही नहीं है, डोमेस्टिक सर्किट में भी नहीं रही है, अब यहां पे उतना आईपीएल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और फिर आप देखते हो कितने लोअर डाउन दी ऑर्डर पोजीशन पर एक्चुअली उनके बल्ले से वो रन भी नहीं निकलते। तो इसीलिए दिनेश कार्तिक यहां पर फ्रंट रनर बन जाते हैं नंबर 6 पर एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। मतलब नंबर 6 पर आप चाहो तो किसी और को खिला के डीके को नंबर 7 पर रख दो, वो एक अलग दृष्टिकोण है। बैटिंग पोजीशन उतना बड़ा हेडेक नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि डीके अगेंस्ट पेस हिटर आए, वो ज्यादा बेहतर उनको हिट करते हैं। बट मुझे लगता है कि नंबर 6 तक ऐसे रखते हैं, एज इट इज रखते हैं दिनेश कार्तिक। यहां तक भैया कोई दिक्कत नहीं है, आरसीबी टीम के साथ टॉप 6 इनका तैयार होता और खतरनाक तूफानी तरीके से तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अब भैया असली जंग यहां पर शुरू होगी। उसके बाद नंबर 7 पोजीशन पर मैं तो कहता हूं कि ये मत लिखो कि नंबर 7 पर कौन खेलेगा, मैं तो कहता हूं एडिटर भाई ये लिख दो कि नंबर 7 इशू, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा एक देखता हूं कि सीएसके टीम की तरह उनके लिए मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब का सॉल्यूशन नंबर 7 होता है। और मुझे लगता है कि इस साल के आईपीएल में आरसीबी टीम के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ होगी वो नंबर 7 पोजीशन होगी। बड़ी ट्रिकी पोजीशन है, क्योंकि यहां पर अब इनके पास विकल्प ही विकल्प है। भैया आपके पास यहां पर कौन खेलेगा, किसको खिलाओगे यार? आप खिला सकते हो अनुज रावत को, आप खिला सकते हो महिपाल लोमरोर, सुयश प्रभु देसाई, आप यहां पर मनोज भांदगे, बहुत सारे नामों की तरफ देखते हो, लेकिन किसको खिलाना चाहिए मैं आपको चलिए आपकी दुविधा, सभी यहां पर आरसीबी फैंस की दुविधा दूर करता हूं और मैं बताता हूं कि मैं यहां पर किसको खिलाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द अनुज रावत। अब अगर आप अनुज रावत को उठाकर देखेंगे टी20s में, नंबर 7 की पोजीशन क्या वहां पर सूट करती है? नहीं करती है, खेलते ही नहीं है इतना नीचे, वो बहुत अबव द ऑर्डर खेलते हैं। और उसके बाद आप उनको देखते हो कि भैया देखिए टी20s में आंकड़े ना 117 का स्ट्राइक रेट यार, 24 की एवरेज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, एडवांटेज है। पर देखिए हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में फॉर्म नहीं है, चीजें इनके पक्ष में है नहीं, और 117 के स्ट्राइक रेट पर आप लोअर ऑर्डर फिनिशर को नहीं देखना चाहते। मेरी समझ से अनुज रावत फिट नहीं होते हैं। अगर दिनेश कार्तिक आपकी स्टार्टिंग 11 का हिस्सा है, जो कि अभी निश्चित तौर पर प्रतीत होता है, और उसके बाद नाम आता है महिपाल लोमरोर का। आप देखिए ये मतलब अनुज रावत से तो बेहतर विकल्प है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छे स्पिन हिटर है और एक ऑलराउंडर की पोजीशन पर आते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्पिन ऑप्शन भी करके देते हैं। बट देखिए अभी भी इनकी फॉर्म भी ना थोड़ी पैची रही है। हाल फिलहाल में 27 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, विच इज ठीक है, मतलब वही कहते हैं ना ओके चीजें हैं। स्पिनर्स को अच्छा हिट करते हैं, पर इतना नीचे आगे तो शायद आपको पेसर्स को थोड़ा सा बजाना रहेगा। स्पिनर्स कहां उतने देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो ऑप्शन जिस पर मैं टेम्प्टेड हूं, मुझे लगता है कि इस टीम को ट्राई आउट करना चाहिए ना दोस्तों, वो है एक्चुअली मनोज भांदगे। जी हां, मनोज भांदगे का आप लोगों ने नाम सुना होगा और टी20 स्टैट्स इनके लाजवाब है यार। देखिए 20 मैचेस में वैसे तो 150 रन है, 21 की एवरेज है, पर स्ट्राइक रेट है 142.4 का। और मुझे यही चाहिए, इतना नीचे यार मेरे को आपसे 100 रन चाहिए ही नहीं, मेरे को आपको चाहिए 20 रन 25 रन, वो क्विक 20-25 रन की यहां पर मुझे दरकार रहेगी। एंड आई थिंक दैट वर्क ना
वो जो थोड़ा सा काम है मनोज भांदगी कैन डू इट। और उसके बाद एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इनके सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वही खेलेंगे, बट इनके पास ना वो राइट आर्म मीडियम फास्ट भी है, तो एक मतलब वो गेंदबाजी का भी ऑप्शन ला कर देते हैं और अच्छा ऑप्शन ला कर देते हैं। तो मतलब कंसीडरिंग की आरसीबी की मतलब वो गेंदबाजी लाइनअप भी कैसी है पेसर्स की, अभी जिसकी हम आगे बात करेंगे, मुझे लगता है कि मनोज भांदगी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। और जितना मैंने उनके डोमेस्टिक में वीडियोस क्लिप्स एंड ऑल देखी, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मैं तो भैया रूट करूंगा नंबर 7 पर मनोज भांदगी के लिए आरसीबी टीम में, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और जिस तरीके से ये लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी हिट करते हैं ना भैया, बहुत अच्छी हिटिंग एबिलिटीज है। तो सीएसके जैसी टीमें और इवन दिल्ली कैपिटल्स, मतलब तमाम टीमें जिनके पास अच्छे क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, उनके अगेंस्ट तो आप जरूर इनको खिलाना चाहोगे, इनका डोमिनेशन का इस्तेमाल करना चाहोगे। तो पिंच हिटर के तौर पर मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो भैया मेरे लिए नंबर 7 पर इनको रख दीजिए। और उसके बाद अब आती है नंबर 8 पोजीशन। वंस अगेन दोस्तों बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि आप एक स्पिनर देखना चाहते हो, वो कर्ण शर्मा हो सकते हैं, पर कंसीडरिंग इंपैक्ट प्लेयर ना, एक्चुअली मैं जाऊंगा मयंक दागर के साथ। क्या होता है इसके साथ कि थोड़ा सा आपके लिए ना मयंक दागर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेकर आ जाते हैं, और क्योंकि अब आप इनको मतलब ट्रेड करके लेके आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि भरोसा बहुत ज्यादा जताया जा रहा है। एंड ही कैन ऑल्सो बैट, मतलब उतना अच्छा बैट नहीं कर सकते पर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप शहबाज अहमद को मौका दे रहे थे, उससे बेहतर काम मयंक दागर कर सकते हैं गेंदबाजी के बारे में। तो भैया 3 ऑप्शन सब मेरे पास है। अब निश्चित तौर पर रीसेट टोपली मुझे लगता था कि यहां पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेफ्ट आर्म पेसर बहुत अच्छी प्रायोरिटी है, पर जब अलजारी जोसेफ पर आपने 11.5 करोड़ लगा दिया, आपने साफ कह दिया कि भैया हम उनको खिलाएंगे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है अब वो कि ना खेले, वो बेंच पर बैठे रहे 11.5 करोड़ लेकर। तो अलजारी जोसेफ इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले इन द स्टार्टिंग 11, एंड उनके साथ मोहम्मद सिराज तो भैया पेस अटैक को लीड ही करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोजीशन पर विजय कुमार बेशक और यश दयाल में यहां पे फाइट हो सकती है, पर मुझे लगता है यश दयाल के पास ज्यादा स्किल्स एंड ज्यादा एबिलिटीज हैं। सो हो सकता है कि यश दयाल थोड़ा सा आपको वो ऑर्डर में ना थोड़े से आगे निकलते नजर आए, और उनको आपको स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करते देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों अगर आप मतलब देखते हो कि नहीं आपको विजय कुमार बेशक भी चाहिए, तो मेरे को उससे कोई इशू नहीं है, आप बेशक या फिर यश दयाल में से किसी को भी खिला सकते हो। और ये है भैया आरसीबी टीम की स्टार्टिंग 11। लेकिन अब स्टार्टिंग 11 से बात कहां बनती है, अब तो स्टार्टिंग 12 बतानी पड़ती है। इंपैक्ट प्लेयर, चलिए लगे हाथ यहां पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अगर आप बात करेंगे इंपैक्ट प्लेयर के बारे में ना, तो भैया 2 नाम मैं रखूंगा, पिच और कंडीशंस और जरूरत के हिसाब से ये टीम 2 तरीके से इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करेगी। इस टीम को अगर चाहिए कि भैया विकेट्स लगातार गिर गई और आपको बैटर की जरूरत है, आई थिंक मैं जिसको लेकर आऊंगा ना, वो सुयश प्रभुदेसाई होने वाले। यार इस बंदे पर ना मुझे लगता है ही इज अ टैलेंटेड गाय, मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। सो सुयश प्रभुदेसाई अगर बल्लेबाजी की और अच्छे फील्डर हैं, बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, आपको बहुत सारे रन बचा कर देंगे। आई थिंक दिस टीम कैन ट्राई, अगर बैटर एक एक्स्ट्रा आपको चाहिए। और अगर रही बात गेंदबाजी की, तो फिर तो कर्ण शर्मा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली प्लेइंग 11 में आया करेंगे, जब भी आपको गेंदबाजी इंपैक्ट प्लेयर में इस्तेमाल करनी रहेगी। क्योंकि अगर आप मयंक दागर को खिला रहे हो तो कर्ण शर्मा आएंगे, कर्ण शर्मा प्लेइंग 11 में, तो मयंक दागर भी आ सकते हैं स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड ऑल में आपको जरूर नजर आने वाला है। सो दिस इज माय प्लेइंग 11 फॉर आरसीबी टीम आईपीएल 2024 में। हर एक फैक्टर और कंडीशन को ध्यान में रख के मैंने ये प्लेइंग 11 तैयार कर दी है। और ये है दोस्तों मेरी महा-मजबूत 11। क्या लगता है भैया, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है यार, काफी अच्छी है। कुछ चीजें जहां पर क्वेश्चन मार्क है, पर उसके अलावा चीजें मजबूत है, बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। भैया आरसीबी के फैंस बताइए आपकी प्लेइंग 11 क्या है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और चलिए